हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब? मेरा नाम सचिन मेहनत कर में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम एक हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट लेके आपके सामने आ रहे हैं। इस पे डेली लेक्चर्स हम अपलोड किया करेंगे और उस लेक्चर्स में हम अपना पूरा कवर करने जा रहे हैं मेडाइवल इंडिया। ठीक है, मेडाइवल इंडिया, इससे पहले एंशिएंट इंडिया है, उसके भी लेक्चर्स अपलोड कर देंगे बाद में, और उसके बाद मेडाइवल इंडिया बीच में आएगा, और उसके बाद लास्ट में हमारा मॉडर्न इंडिया, उसके भी पूरे लेक्चर्स आपको अपलोड कर देंगे, जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आप निकालिए कॉपी पेन और इसको समझना शुरू कीजिए। अब देखिए, मेडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंशिएंट इंडिया है, कौन सा मध्यकालीन भारत है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कैसे कैसे चेंज चली, कैसे कैसे घटनाक्रम है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं कि कैसे कैसे इतिहास को पढ़ा जाता है, क्योंकि माइंड मैपिंग अगर दिमाग में होगी ना तो सब्जेक्ट को पढ़ना बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। 3 पार्ट्स में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले होती है हमारी प्री हिस्ट्री, ठीक है। दूसरी होती है हमारी प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरी हमारी होती है हिस्टोरिक एरा, जिसको हम ऐतिहासिक काल बोल देते हैं, हिस्टोरिक एरा। ठीक है, देखिए, प्री हिस्ट्री में हम पूरा क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल, पूरा का पूरा पाषाण काल, स्टोन एज, पूरा स्टोन एज हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसमें स्टोन एज में हम 3 चीजों पीरियड को बहुत लंबा करके पढ़ते हैं। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, और एक नव पाषाण काल। अगर इसे मैं इंग्लिश में बोलूं तो पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक एरा। मध्यकालीन को हम बोलते हैं, आप मिडल एरा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैलियोलिथिक के साथ इसको मीजोलिथिक एरा भी बोलते हैं, मीजोलिथिक। ठीक है, मीजोलिथिक। और हम नव पाषाण काल को क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक। ये पूरा जो हम पढ़ते हैं वो कौन किस में पढ़ते हैं? प्री हिस्ट्री। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हम पूरा पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा इसमें पढ़ते हैं। हिस्टोरिक एरा में हम, हिस्टोरिक एरा जो पढ़ते हैं ये हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है एंशिएंट इंडिया, एक होता है मेडाइवल इंडिया, और एक होता है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, जो मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूं तो ये शुरू होगा वैदिक काल से, पूरा वैदिक काल इसमें आएगा, और वैदिक काल से लेके इसमें हम बहुत सारे वंश पढ़ते हैं, और आखिरी वंश इसमें हम पढ़ते हैं वर्धन वंश पूरा। तो इसमें आपने सुना होगा अशोक का, और चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन, वो सारे राजा पढ़ते हैं हम यहां पे। ठीक है, और उसके बाद पूरी दिल्ली सल्तनत पूरी, और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ पूरा मुगल, सारे मुगलों को हम पढ़ते हैं मेडाइवल इंडिया में। पूरा अकबर, बाबर, झाबर सब कहां पढ़ते हैं? मुगलों में। और मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं पूरा अंग्रेजों को। ठीक है, ये है हिस्ट्री का पूरा माइंड मैपिंग जो आपके माइंड में होती। पूरा अच्छे से आप एक माइंड मैपिंग बना लो, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका होता ही है। लेकिन अभी मेडाइवल इंडिया की सीरीज हम पूरी करेंगे। जब ये हो जाएगा मॉडर्न इंडिया कर लेंगे, और उसके बाद एंशिएंट भी करेंगे। कराने को तो यहां से करना तो शुरू यहां से चाहिए, तो पूरी एक फिल्म बन के चलेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। इसमें 5-6 महीने लग जाते हैं पूरी हिस्ट्री को अच्छे से समझने में। लेकिन अभी एग्जाम है, आपके कंपटीशन यूपी पुलिस का एग्जाम सर पे है, बहुत सारे बाकी की भी ग्रेड सी, ग्रेड डी के, क्लास सी, चपरासी के एग्जाम अपने सर पे है। तो मैं मैराथन क्लास में आपके फटाफट मेन टॉपिक करा दूंगा। तो अभी हमने क्या चुना है? पूरा मेडाइवल इंडिया। ये आप नोट कर लें। इतने में मैं इसमें इंक डाल लूं मार्कर में, इसका चलने का मन नहीं कर रहा, रुको। चलिए, कर लिया, मिटा दूं। तो हम मेडाइवल इंडिया पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, पढ़ेंगे हम डिटेल में, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आप बस कॉपी पेन निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, मध्यकालीन भारत मतलब मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल या हिस्ट्री लिख सकते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री, भारत का इतिहास पढ़ना है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या? तो हम पढ़ना जो शुरू करेंगे इसको, जब भारत में सबसे पहले अरब देशों से आक्रमण हुआ, और दूसरा तुर्क जनजाति से जो आक्रमण हुआ,
ये वाला जो समय था वहां से शुरू होता है हमारा मध्यकालीन भारत, ठीक है। और ये कब होने शुरू हुए थे? ये हुए थे 7th सेंचुरी। आपको टाइम से भी याद आ जाए तो मैं बता देता हूं 7th सेंचुरी। भाई इनका चलने का रुको, मैं इसमें इनको डालता हूं। अब देखिए 7th सेंचुरी में आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ऐसा भारत में क्या हुआ कि 7th सेंचुरी में अरब और तुर्क भारत पर आक्रमण करने लगे। क्यों उससे पहले नहीं करे? भारत में राजा तो इससे बहुत पहले थे, क्यों इन्होंने पहले अटेम्प्ट नहीं करा? ये इसी समय क्यों आने शुरू हुए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके 3-4 कारण थे जो आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो मास्टर की तबीयत खुश हो जाएगी। मास्टर कहेगा भाई वाह मजा आ गया, ठीक है। तो 3-4 ऐसे कारण थे जो इस समय भारत पर इन्होंने अटैक करने शुरू करे। वो कारण हम अब समझते हैं। देखो ये समय बड़ा उथल पुथल का था। अगर आप नक्शे से समझे तो ये भारत है, चल जा भाई, अब तो इंग्लिश डाल दी तुझे, खवाई पिवाई भी कर दी तेरी। ये भारत है, ठीक है। हम जानते हैं भारत के बराबर में आज का ये पाकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान के बराबर में ये अफगानिस्तान है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में यहां नीचे एक जगह पड़ती थी, आज भी पड़ती है सिंध। किस नाम की? सिंध नाम की। ऊपर एक जगह पड़ती थी मुल्तान, किस नाम की? मुल्तान नाम की। और ऊपर लाहौर वगैरह पड़ते थे। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर जगह रही वो रही काबुल कंधार, ठीक है। लेकिन इससे जो इधर के देश थे उन्हें बोलते थे अरब देश। कैसे देश? अरब देश। अगर मैं आज अरब कंट्रीज की बात करूं तो अरब कंट्रीज सारी साउदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, बहराइच, ईरान, इराक, ये सब आज हमारी अरब कंट्रीज है, ठीक है। ये अरब लोग भारत आके घुसने लगे थे और भारत पर अटैक करने लगे थे। यही अरब थे। पहला अरब हम पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम, जो यहां से आया था, अफगानिस्तान के वेस्ट साइड से। कारण आता है क्यों आया था, ठीक है। देखिए सबसे पहला कारण क्या था कि 7th सेंचुरी से पहले एक बहुत बड़ा राजा था आखिरी, जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ऐसा राजा था जिसने पूरे भारत को कंट्रोल करके रख रखा था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हमारे भारत में कोई भी ऐसा राजा उत्पन्न नहीं हुआ जो समस्त भारत को एक मुट्ठी में बांध के रख सके। भारत टुकड़ों में टूट गया। जैसे हम प्राचीन भारत में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त एक राजा था, चंद्रगुप्त था, अशोक था, इधर समुद्रगुप्त था, कनिष्क था, हर्षवर्धन था। इन्होंने पूरे भारत को बांध के रखा था अपनी मुट्ठी में। केंद्र में ये थे, बाकी छोटे छोटे राजा इनके नीचे शासन करते थे। लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद सारे राजा कह रहे मैं इसकी नहीं सुनूंगा, मैं उसकी नहीं सुनूंगा, मैं उसकी नहीं सुनूंगा, और सबने अपने अलग अलग राज्य बना लिए। तो जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए तो इन जो अरब देश थे, छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो सारे राजा टूट गए तो इनके लिए आक्रमण करना उन पे आसान हो गया। क्योंकि जब तुम छोटे देश में हो तो तुम्हारी आर्मी भी छोटी होगी। अगर समस्त तुम भारत के राजा हो तो तुम्हारी आर्मी बहुत बड़ी होगी, तभी आके कैसे हरा पाएंगे। पहले कनिष्क था पूरे उत्तर भारत का राजा, तो इतने बड़े जो भारत का राजा होगा, थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए उसकी कितनी बड़ी आर्मी होगी, तो उसको हराना बड़ा मुश्किल था। लेकिन वहीं अगर ये इतने छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए तो इनको तो हराना बड़ा आसान है ना। और दूसरी बात, ये इन्होंने इसका विभाजन तो करा और ये आपस में भी लड़ रहे हैं एक दूसरे से आपस में क्या हो रहे थे? लड़ रहे थे। ओए तू बेटा चल, उधर हो, ये मेरा जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह। सब आपस में क्या हो रहे थे? लड़ रहे थे। इनकी आपसी रंजिश का जो फायदा उठा लिया वो किन्होंने उठा लिया? अरब देशों ने। समझे? सबसे पहला कारण क्या था कि भारत में जो राजा आंतरिक में जो फूट डाल रहे थे एक दूसरे में, उसका इन्होंने फायदा उठाया सबसे पहला। दूसरा, भारत की अपार संपत्ति। सबसे पहला हम क्या लिख सकते हैं? भारत की धन दौलत या अपार संपत्ति। अरे भारत शुरू से ही जानते हैं ना, शुरू से ही क्या रहा है? सोने की चिड़िया। भारत में शुरू से इतना पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इतने थे कि ये अरब कंट्रीज के जितने भी शासक थे उसके लालच में भारत पर आक्रमण करते थे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद गजनी ने क्यों अटैक किया था सोमनाथ के मंदिर पे? पैसों के चक्कर में। तो भारत पे एक तो पैसा बहुत था जो इन्हें चाहिए था, ये तो पैसे लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया करते थे। दूसरा, भारत में छोटे छोटे
राज्यों का बन जाना। भारत में इतने छोटे 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 राज्य बन गए थे और आपस में लड़ाई कर रहे थे, उसका इन्होंने फायदा उठा लिया और भारत में आके इन्हें मार दिया। ठीक है, अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दो कारण ये। तीसरा, ये अरब देश थे। अगर हम पूरा देखो एशिया को समझे तो भारत से ये वाला जो एरिया आता है, ये आता है मिडल ईस्ट। कौन सा एरिया आता है ये? मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट मतलब मध्य एशिया, मध्य एशिया। और अगर हम इससे इधर जाएं, इससे इधर कौन से देश आएंगे? तो तुर्की, सीरिया, लेबनान, ये सब जो है, इजराइल वगैरह, ये जो सारे देश हैं, ठीक है, फिलीपींस हो गया, फिलिस्तीन, ये जो सारे देश हो गए, ये थे पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया, एशिया के बारे में आप जानते होंगे, एशिया एक पूरा कॉन्टिनेंट है। तो उस कॉन्टिनेंट में कोई साउथ एशिया है, कोई नॉर्थ एशिया है, कोई वेस्ट एशिया है, कोई मिडल एशिया है, कोई ईस्ट एशिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो अरब कंट्रीज थी ये थी मिडल ईस्ट, और ये जो पश्चिमी एशिया थे यहाँ पे थी कंट्रीज, ये आपस में लड़ा करते थे कि तू भाग यहां से, तू भाग यहां से, तू भाग यहां से, तू भाग यहां से। तो जब ये लोग इन पे डोमिनेंट हो जाया करते थे तो अरब देशों को समझ आता था कि भाई इनसे लड़ना हमारे बस की नहीं है और ये आएंगे और हमें मारेंगे। तो ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भारत में एंट्री कर जाया करते थे। और भारत में इनके लिए जितनी भी कंडीशंस थी बड़ी सूटेबल थी। क्यों? भारत में राजा आपस में लड़ रहे थे तो उनको ये बड़े आसानी से मार सकते थे। इन पे अच्छे हथियार थे, इन पे अच्छे घोड़े थे। भारत के सारे राजा हाथियों से लड़ते थे। अब बताओ, हाथी से लड़ रहे हो, राजा को लगता था राजा को ऊंचा ऊपर बैठेगा, हाथी पे बैठेगा, अगर घोड़े पे लड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अबे जब सामने वाला घोड़े से लड़ने आ रहा है, घोड़ा तेज भागता है, हाथी चलेगा मटक मटक के, घोड़ा भागेगा तेज। और अरब घोड़े तो शुरू से ही बड़े आलिशान हुआ करते थे। अरब घोड़े तो अलग ही, लड़ाई के लिए उन्हें तंदुरुस्त भुस भुस खिला के, घोड़ों तेल पिला के बड़ी बढ़िया करके रखते थे। अरब घोड़ों को वो मस्त घोड़े लाके इन पर अटैक कर देते थे। भारत में पैसा इतना था, तो जब भी पश्चिमी एशिया और अरब कंट्रीज में जरा सा भी विवाद हुआ करता था तो अपनी जान बचाने के लिए कहां जाया करते थे? भारत में। तो तीसरा कारण लिख सकते हो। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण, चौथा सबसे महत्वपूर्ण। तीसरा कारण क्या था? मध्य एशिया। ये देखो किसी भी एग्जाम में आएगा तो आसानी से आप लिख सकते हो, किसी भी स्टेट पीसीएस में, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में विवाद। जब भी विवाद हुआ करता था तो अपनी जान बचाने के लिए भारत सुरक्षित जगह थी, इसलिए वो भारत में जाया करते थे। चौथा सबसे मेन कारण, इस्लामियत को फैलाना, इस्लामियत को फैलाना। अब मैंने देखो आपसे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि क्यों ये 7th सेंचुरी में ही भारत आए, क्योंकि इसी से जस्ट 1 सेंचुरी पहले या जस्ट 40-50 साल पहले एक धर्म की स्थापना हुई जो था इस्लाम धर्म। हम जानते हैं इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी? मोहम्मद पैगंबर ने। और मोहम्मद पैगंबर ने जब इस्लाम की स्थापना करी, 6th-7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। हम कभी पढ़ेंगे धर्मों को तो उसमें इस्लाम धर्म को अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू में इस्लाम धर्म जब स्थापना की गई तो ये शुरू से ही इतना एग्रेसिव रहा, इतना एग्रेसिव रहा कि इसने शुरू से ही मार काट पे भरोसा करा। शुरू से ही मार काट इसने मचाई। ठीक है, और इनका सिर्फ एक ही कहना था कि जाओ और इस्लाम को हर देश में, हर दुनिया में फैलाओ। अगर यदि कोई किसी और धर्म को मानता है, मार काट दो, उसके मंदिर हैं तोड़ दो, और मंदिर तोड़ तोड़ के अपनी चीजों का निर्माण करवाओ। शुरू से ही मुस्लिम धर्म बड़ा एग्रेसिव रहा, शुरू से ही। अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब मोहम्मद साहब ने 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म की स्थापना करी तो क्योंकि वो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे तो मुस्लिम लोग उनको बोलते थे अपना पैगंबर। आपने आरती पढ़ी ली, पैगंबर, श्वेतांबर, दिगंबर ला गया ना, तो वहां पे आ रहा है। देखो, श्वेतांबर और दिगंबर तो जैन धर्म के टॉपिक आ जाते हैं कि श्वेतांबर वो जो सफेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर वो जो कपड़े नहीं पहनते थे, जो वस्त्रहीन रहते थे। एक शब्द और आता है उसमें पैगंबर। पैगंबर कौन होते थे? मुस्लिम समाज में वो लोग जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट उनके अल्लाह से हुआ करता था, वो पैगंबर बोले जाते थे। फरिश्ते, एक तरीके से फरिश्ते हुआ करते थे पैगंबर। लेकिन आखिरी पैगंबर अगर कोई मुस्लिम धर्म में हुए तो वो कौन हुए? पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी मृत्यु के बाद, पैगंबर कोई नहीं बना, पैगंबर का पद खत्म हो गया मोहम्मद मृत्यु के बाद। अब इसके बाद पैगंबर को जो रिप्लेस कर दिया वो कर दिया खलीफा ने।
अब पैगंबर का पद ना होके कौन सा पद होने लगा? खलीफा का पद। और ये खलीफा कौन थे? मुस्लिम धर्म में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। अगर कोई मुस्लिम सुल्तान भी होगा तो किसका कहने पे चलेगा? खलीफा के। तो खलीफा एक ऐसा ओहदा हुआ करता था जिसमें मुस्लिम समाज इन लोगों को मानता था कि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है उनके अल्लाह से। ठीक है, तो पहले खलीफा के पद को क्या बोला जाता था? पैगंबर। और पैगंबर के पद को ही बाद में क्या बोल दिया गया? खलीफा। तो 7वीं सेंचुरी के खलीफा थे अब्बास। कौन थे? अब्बास। अब्बास ने मोहम्मद बिन कासिम को बोला कि जाओ और अपने आसपास के देशों में इस्लाम धर्म को फैलाओ। तो इस्लाम धर्म को फैलाने के चक्कर में सबसे पहले भारत पर जो अटैक करता है वो अरब कंट्रीज से कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ आने चाहिए कि क्यों इन्होंने भारत पर आक्रमण करे। तो सबसे पहला, भारत में फूट डल रही थी तो उस फूट का इन्होंने फायदा उठा लिया। दूसरा, भारत पे अपार संपत्ति थी जो इन्हें बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती थी। तीसरा, मध्य एशिया और इसमें जब भी विवाद होते थे अपनी जान बचाने के लिए जनरली यहाँ आ जाया करते थे। अभी वो हम सारा देख लेंगे। और चौथा, क्योंकि उस समय नया नया इस्लाम धर्म पनपा था, बना था, स्थापना हुई थी, तो इन्हें अपने धर्म को हर जगह फैलाना था। इसलिए इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए ये भारत आते थे और जबरन लोगों को इस्लाम धर्म कबूलने पे मजबूर करते थे। ये कारण थे। ठीक है, अब हम पढ़ना करते हैं, अरब शुरू करते हैं। इनको आप लिख लेना। ठीक है, मारकर ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है, चल के ना दे रहा। चल रहा है तो ऐसा चल रहा है कि मिट ना रहा। इसकी खटिया खड़ी करूंगा क्लास के बाद, टेंशन मत लो। देखो, अब मध्यकालीन भारत में माहू क्या हो गया भाई, कैसे पिछड़ गया? कालीन भारत में 2 चरणों में भारत पर अटैक किए गए, 2 पीरियड में भारत पर अटैक किए गए। पहला अटैक हुआ अरब से, दूसरा अटैक हुआ तुर्क से। ठीक है, पहला अटैक जो भारत पर करता है वो कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। किसके कहने पर अटैक करता है? अपने खलीफा। अपने खलीफा के कहने पर ये भारत में अटैक करता है। जब ये भारत पे अटैक करता है तो देखिए, नक्शे से समझिए। मैंने बताया यहां पे पड़ता था सिंध, ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर आज के पाकिस्तान के बीचम बीच एक जगह पड़ती थी मुल्तान। ठीक है, ये आता है यहां से और जाके सिंध को जीत लेता है 712 में। ये किसको जीत लेता है? सिंध को। उस समय सिंध के राजा होते हैं राजा दाहर। राजा दाहर कहां, कहीं कहीं इनका नाम राजा दाहिर भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं दाहर भी लिखा मिलता है। उस समय सिंध के राजा होते हैं कौन? दाहिर। ये आता है और दाहिर को हरा के पूरे सिंध पे कब्जा कर लेता है और उस समय सिंध भारत का हिस्सा था। ठीक है, ये अगले साल फिर आता है 713 में और 713 में ये मुल्तान जीत लेता है। मुल्तान को भी आके और मुल्तान को पूरी तरीके से जीत के मुल्तान पे भी अपना कब्जा स्थापित कर देता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और इन दोनों जगह को जीतने के बाद सिंध को और मुल्तान को, इन दोनों की एक कंबाइंड राजधानी बना देता है। इनकी कंबाइंड क्या बना देता है? एक राजधानी। और वो जो राजधानी होती है उसका नाम होता है अल मंसूरी। दोनों को जीतने के बाद इनकी राजधानी क्या बना देता है? अल मंसूरी। ठीक है, तो खलीफा के कहने पे सबसे पहले सिंध और मुल्तान पर कौन अटैक करता है? अरब से मोहम्मद बिन कासिम। पहले किसको जीतता है? सिंध को। उस समय सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर। ठीक है, फिर मुल्तान को जीतता है और जीतने के बाद अपनी एक राजधानी बना के जाता है इस एरिया में, जिसको क्या नाम रख के जाता है? ये अल मंसूरी। अब देखिए, यहीं से इसका पूरा आपको बिल्कुल अभी दिख जाएगा कि इनकी क्या सोच थी। ये आता है, यहां पर एक मंदिर था, सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर। कैसा मंदिर था? कोई विष्णु मंदिर था। विष्णु मंदिर को आता है और तोड़वा देता है। क्यों तोड़वाता है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इस्लामियत को फैलाना। इस्लामियत को फैलाने के लिए पहले जाते थे, जगहों पे कब्जा करते थे और वहां पर फिर मंदिरों को नष्ट कर देते थे। सबसे पहले देखिए, मोहम्मद बिन कासिम आया है
और मोहम्मद बिन कासिम ने इस एरिया में से आके विष्णु मंदिर को तुड़वा दिया और साथ में यहां पे एक तरीके का टैक्स लगा के जाता है जिसको बोलते हैं जजिया कर। तो भारत पर सबसे पहले जजिया कर कौन लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम। ये एक तरीके का टैक्स होता है। इस टैक्स को हम बोलते हैं सुरक्षात्मक टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स, सुरक्षात्मक कर। आप देखिए ये जजिया कर पता है किस पे लगाता है? इस पूरे एरिया, जीते हुए एरिया में जितने भी मुसलमान लोग होते हैं उन सबको छोड़ के, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई जैन है, चाहे कोई बौद्ध है, चाहे कोई ईसाई है, अगर तुम गैर मुस्लिम हो, मतलब अगर तुम मुस्लिम नहीं हो, तो तुम्हें एक टैक्स देना पड़ेगा, जजिया टैक्स। और एक ऐसा टैक्स होगा, सुरक्षात्मक टैक्स होगा। अगर तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी है, रात में तुम्हारे घर में डाकू ना घुस जाए, कोई चोरी ना कर ले, कोई आके तुम पे आक्रमण ना कर दे, अगर तुम हमें सुरक्षा कर दोगे, जजिया कर दोगे और तुम पे कोई आक्रमण करने आएगा तो हम तुम्हें बचाएंगे। और अगर तुम हमें जजिया टैक्स नहीं दोगे, हम ही तुम्हारे घर में चोरी करवा देंगे और तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम पावर में है, उसने ये एरिया जीत लिए। अब यहाँ के जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सिख हैं, जितने भी सिख धर्म तो खैर अभी बहुत बाद में आने वाला है, अभी नहीं आया, बाकी जितने भी ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सबसे इसने एक टैक्स लेना शुरू कर दिया। कौन सा टैक्स? जजिया टैक्स। और ये जजिया टैक्स क्यों लिया जाता था? इनकी सेफ्टी के लिए। अगर ये हिंदू लोग, बाकी के गैर मुस्लिम लोग अगर जजिया कर नहीं दिया करते थे तो उनके घर जबरन चोरी, डाकुओं को घुसा दिया जाता था और मजबूरन कि उनके घर में चोरी ना हो, उनकी माताओं को, बहनों के साथ अपराध ना किया जाए, इसलिए वो मजबूरन जजिया कर दिया करते थे। लेकिन यहां पर मोहम्मद बिन कासिम एक अच्छी चीज करता है। क्या? कि इस जजिया कर में से 5 लोगों को हटा देता है कि इन 5 लोगों से मैं जजिया कर नहीं लूंगा। सबसे पहले बच्चों से जजिया कर ये नहीं लेता। दूसरा महिलाओं पे कोई जजिया कर नहीं लगेगा। तीसरा बुजुर्ग से हम कोई महिलाएं नहीं, कोई भी हम क्या कहते हैं, टैक्स नहीं लेंगे। चौथा विकलांग, जितने भी विकलांग लोग हैं उनसे ये कोई टैक्स नहीं लेता। और 5वें ब्राह्मण। इन 5 लोगों को ये इस टैक्स की कैटेगरी में से हटा देता है। बाकी बचे कौन? जवान लोग भाई 15 साल से लेके 40, 50, 60 साल तक के जो इंसान होते हैं उन पे ये टैक्स लगा करता था। ठीक है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के कहने पे 712 में किसको जीत लेता है? सिंध को। फिर 713 में जीत लेता है मुल्तान को। दोनों की एक कंबाइंड राजधानी बना देता है अल मंसूरी। उसके बाद भारत के मंदिरों को तोड़ना शुरू करता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आ जाता है विष्णु मंदिर को तोड़ता है। और इस एरिया में एक टैक्स लगा के जाता है, जजिया कर। कई बार पूछा जाता है सबसे पहले, सर्वप्रथम ऐसा कौन सा शासक था जो भारत पर जजिया कर लगा के गया? कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम सिंध को किसने जीता? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम किस एरिया से रिलेटेड था? अरब। ठीक है। मुल्तान को किसने जीता? मोहम्मद बिन कासिम ने जीता। उस समय सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे। ठीक है। राजधानी क्या बना के गया? अल मंसूरी। और आता है और इन सब पे जजिया कर लगा के चला जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का बहुत ही क्लियर कट एक ओपिनियन होता है कि वो कभी भी भारत पे इसलिए अटैक नहीं करेगा क्यों, उसे भारत जीतना है, कभी भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ भारत में अटैक करता है संपत्ति के लिए, भारत की अटूट संपत्ति को कब्जाने के लिए, लेके भागने के लिए, लूटने के लिए, और दूसरा भारत में इस्लाम को फैलाने के लिए। सिर्फ उसके 2 एजेंडा होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि आक्रमण कर रहा है, राजा को मार देगा और आके भारत पे कब्जा कर लेगा, नहीं, कभी ऐसी इसकी सोच थी नहीं। क्योंकि ये भी जानता था भारत ऐसा देश है जिसमें हिंदू रहते हैं। एकदम से मुस्लिम शासक को तुम कैसे कबूल करोगे? नहीं कर पाओगे। ये भी जानता था चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो ये आता था, लूट लाट के चला जाता था, छोटी छोटी जगहों को जीत लिया करता था, कभी भी आके इंटरफेयर चीजें में नहीं करता था। ठीक है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को समझे। अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद इसके जो उत्तरदायी आए, जो उसके बेटे आए, वो इतने पावरफुल नहीं थे, तो कुछ समय के लिए भारत पर अटैक नहीं हुआ। लेकिन इतने ही अफगानिस्तान में एक नया कबीला बना, जिस कबीले का नाम था तुर्क कबीला। तो तुर्क एक कबीलाई लोग थे, कुछ जनजाति थी, जिन जनजाति को हमने क्या बोला? तुर्क बोला। बहुत सारी जनजातियां होती हैं, जो नीचे ट्राइबल्स जनजातियां होती हैं, उन्हीं जनजाति में से जनजाति जन्मी, जिनको हमने क्या बोला? तुर्क। और इन तुर्क की ये अपनी परिभाषा क्या देते थे कि हम वो जनजाति हैं जो इस्लाम के संरक्षण हैं, हम इस्लाम धर्म को बचाएंगे, हम इस्लाम धर्म को फैलाएंगे, हम पूरे संसार में इस्लामियत को फैलाएंगे। ये दावा करते थे, अपने आप को इस्लाम धर्म का संरक्षण बोलते थे।
ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो इसके उत्तरदायी थे, जो इसके बेटे थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए धीरे 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 मोहम्मद बिन कासिम का वंशज खत्म होने लगा और उस पर एक नया जनजाति जन्मी तुर्क, और तुर्क जनजाति का कब्जा होने लगा अफगानिस्तान वाले एरिया पे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इतना समझ आ गया इसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, अब तुर्क देखो, तुर्क को अच्छे से समझना है। तुर्क क्या थी? एक जनजाति थी। कहां की जनजाति थी? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में कहां रहा करते थे? एक जगह थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कौन सी जगह थी? तो अफगानिस्तान में जो जगह थी उस जगह का नाम था गजनी। कहां रहा करते थे ये अफगानिस्तान में? गजनी में। अफगानिस्तान में कहां रहा करते थे? गजनी में। देखो, दिमाग में इस चीज को बैठा लेना, तुर्क से भारत पर 2 चरणों में अटैक हुए। पहले चरण को जो लीड करता है वो करता है मोहम्मद गजनवी, कहीं कहीं इसका नाम मोहम्मद गजनी आता है, और दूसरे चरण को जो लीड करता है वो करता है मोहम्मद गौरी। यही हम पृथ्वीराज चौहान को भी डिटेल में समझेंगे कि मोहम्मद गौरी से वो कैसे लड़े, लेकिन उससे पहले हम गजनवी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम का पतन होना शुरू हुआ तो अफगानिस्तान के गजनी एरिया में एक बहुत बड़ी जनजाति ने जन्म लिया, जो जनजाति थी गजनी। ठीक है, ये गजनी में रहते थे। अब इस गजनी वंश का जो संस्थापक था, जिसने गजनी वंश को बनाया था दूसरे वंशों से जीत के, उसका क्या नाम था? उसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन, ठीक है। अल्पतगीन ने भारत में अटैक करे, लेकिन इस सिंध मुल्तान वाले एरिया में ही अटैक करे। इसने बहुत ज्यादा भारत में इंटरफेयर नहीं करा। ठीक है, अल्पतगीन के बाद इसी वंश का जो अगला राजा बना वो बना सुबुक्तगीन। अगला राजा कौन बना? सुबुक्तगीन। इसने भी कोई खास इंटरफेयर भारत में नहीं करा, हालांकि इन्होंने भी अटैक करे, लेकिन इनके अटैक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यूपी पुलिस, क्लासी, चपरासी, गैंगकर्मी, रेलवे, बैंक, ये सब बैंकिंग वगैरह के जो एग्जाम्स हैं उनमें खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते। ठीक है, तो सुबुक्तगीन ने भी भारत में अटैक करे, लेकिन ये भी इतना कोई चर्चित नहीं हो पाया। लेकिन जो इनका तीसरा उत्तरदायी आया वो था मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो राजा रहा वो रहा 1998 से 1030 तक। कहां का एक राजा रहा? गजनी का। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 1998 से लेके 1030 तक अगर कोई गजनवी वंश का सुल्तान रहा वो कौन रहा? मोहम्मद गजनवी। इसी के नाम पे इस वंश को बसाया गया। ठीक है, अब देखिए 1998 से ही मोहम्मद गजनी का बहुत क्लियर कट ओपिनियन था, बहुत ही डिसीजन मेकिंग में बड़ा बढ़िया बंदा था। इसका सीधा था, मेरे को भारत जाना है, अटैक करना है, अटैक करके वापस आ जाना है, फालतू किसी से भी पड़ी लकड़ी नहीं लेनी। ठीक है, जाता था, लूट लाट के आ जाया करता था। इतिहास में इसने 1001 से 1027 तक भारत पर 17 बार अटैक किया। 1001 से 1027 तक इसने 17 बार अटैक किया, और हर बार भारत में आके न जाने कितने लोगों को नरसंहार किया जाता था। इतना अपराध होता था, लोगों के साथ काट दिया जाता था सबको, और हर बार आके इतना कौतूहल, इतनी तबाही मचा के जाता था मोहम्मद गजनी। सबको काट देना, ध्वस्त कर देना, मंदिरों को तोड़ देना, मस्जिदों का निर्माण करना, बिना वजह हिंदू लोगों को मारना। इसने बहुत आफत मचाई, बिकट आफत मचाई इसने, बहुत ही ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसकी कोई लूट फेमस हो गई तो वो हो गई 1025 की सोमनाथ मंदिर की लूट। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 में लूटा। उस समय सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है। उस समय गुजरात का जो कंट्रोलर था वो था भीम। जब भीम को पता चला कि मुझ पे अटैक करने कौन आ रहा है? सोमनाथ, तो ये क्या कहते हैं, मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर को लूटने आ रहा है, तो उसका दायित्व था कि लड़े, मंदिर को बचाए। लड़ा कुछ नहीं, भाग गया, डर के भाग गया। मोहम्मद गजनी को लगा, ले मैं भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक लूटने आ रहा हूं, कोई मुझे लड़ने ही नहीं आ रहा, भाग गए डर के। उसका कॉन्फिडेंट बढ़ा कि भारत के लोग जो है क्या है? छपरी है, नहीं कर रहे कुछ भी। क्योंकि उस समय तक मैंने तुम्हें बताया भारत में आपसी रंजिशें चल रही थी। चौहानों को लग रहा था कि मैं क्या करूं, जाके क्या लूट रहा है, गुजरात लूट रहा है ना, राजस्थान में थोड़ी नहीं आ रहा, मैं क्यों जाऊं उधर। मध्य प्रदेश के चंदेलों को, मालवाओं को लग रहा था हम क्यों जाएं, उधर कन्नौज के राजाओं को, गढ़ वालों को लग रहा था गुजरात लूटने आ रहा है, हम क्यों मदद करें।
लेकिन वहीं अगर वो आता हर्षवर्धन के काल में, आता अशोक के काल में, हाथ पैर काट के वापस दे के भेज दिए जाते। कारण ये था कि क्यों इतनी आसानी से लूट पा रहे थे, क्योंकि भारत में आपसी रंजिशें चल रही थी। तो सबसे इसने देखो 17 बार लूट करी भारत में, 1001 से 1027 तक मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने हमले किए, 17 हमले किए। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस इसका कौन सा हमला हो गया, 1025 का सोमनाथ मंदिर का जो इसने लूट करी, वो बहुत फेमस हो गई। जब ये सोमनाथ मंदिर की लूट करने के बाद वापस अपने गजनी जा रहा था, अफगानिस्तान जा रहा था, तो पंजाब सिंध वाले एरिया में, जो आज के पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है, उस वाले एरिया में कुछ जाटों ने इसका विरोध करा, इसको रोकने की कोशिश करी। ये बड़ा समझदार था, ये जानता था अभी मैं बहुत सारी लूट लेके बड़ी मुश्किल में आया हूं, अगर मैं इन जाटों से भिड़ूंगा तो हो सकता है मेरी संपत्ति ये कुछ छीन ले। ये चुपचाप निकल गया और 2 साल बाद 1027 में ये फिर उन जाटों के खिलाफ लड़ने आता है कि हाँ भाई, जब मैं सोमनाथ मंदिर को लूट के लेके जा रहा था तो बड़े लाठी डंडे छैनी प्लास हथौड़े लेकर खड़े थे तुम कि कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, अब बताओ। तो जाटों ने बोला तूने हमारा कैसे लूटा सोमनाथ मंदिर। तो वहां पे इस बात को लेके इनमें झड़प होती है, लड़ाई होती है और मोहम्मद गजनी के जीवन का अंतिम युद्ध होता है। कौन सा, जाटों के खिलाफ जो उसने आंदोलन, ये जाटों के खिलाफ जो उसने अपनी नीति निकाली थी वो। और करते करते 3 साल बाद 1030 में इसकी हो जाती है मृत्यु। 1030 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो मोहम्मद गजनवी कब से कब राजा बनता है, 1998 से 1030। कितनी बार भारत को लूटता है, 17 बार। कब से कब तक लूटता है ये 17 अटैक इसके कब से कब तक होते हैं, 1001 से 1027 तक। इनमें सबसे फेमस लूट कौन सी हो जाती है, 1025 की सोमनाथ मंदिर की लूट। ठीक है। एक इसमें और फेमस है, याद रखना, 1018 का कन्नौज पर आक्रमण। 1018 का कन्नौज पर आक्रमण। 1018 में आप देख रहे हो सेंट्रल भारत में घुस गया है भाई, कोई इसे रोकने वाला नहीं है। ना नॉर्थ वाले कुछ बोल रहे हैं, ना ईस्ट वाले कुछ बोल रहे हैं, ना वेस्ट वाले कुछ बोल रहे हैं, ना साउथ वाले। सेंट्रल इंडिया कन्नौज में से लूट के लेके चला गया 118 में, 1018 में। रीजन क्या था कि हम अगर चाहते तो इसको घेर के बड़ी आसानी से मार सकते थे और आगे आने वाले जो आक्रमणकारी थे वो भी सोचते कि भाई गजनी गया था, पिट के आया था, हम नहीं जा रहे। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा क्योंकि उस समय हम अपने अपने दायित्वों के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए हम नहीं लड़ रहे थे। यही हमारी उस समय प्रॉब्लम हो गई थी। और 1030 में इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो अगेन गजनी में इसके जो बेटे होते हैं वो कोई खास इतने प्रबलधारी नहीं होते कि मोहम्मद गजनी जैसे 32 साल तक शासन करें और इतनी भारी लूटमार कर सके। तो जब गजनी का पतन हो जाता है तो उसके बाद उस वंश का या उस गजनी की जगह जो नया वंश जो आता है, जो नए सुल्तान आते हैं, वो आते हैं गौरी। कौन आते हैं, गौरी। ठीक है। तो गजनी और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में समझ आया। लास्ट में हम रिवीजन करेंगे। अब समझते हैं गौरी को। गौरी बड़ा ही चतुर, चालाक, छल कपट वाला राजा था, सुल्तान था। जब गजनी का एंड हुआ और इसके बेटे इतने शासनकाल नहीं थे, इतने प्रतापी नहीं थे कि इतने बड़े वंश को संभाल सके, तो गजनियों की जगह उस जगह पर आकर कंट्रोल किसने कर लिया, गौरियों ने। ये गौर प्रदेश के रहने वाले थे। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गौर, जैसे अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है क्या, गजनी, वैसे ही पड़ती है गौर। तो गौर में रहने वाले लोगों को गौरी बोला गया, जिसमें सबसे फेमस कौन हो गया, मोहम्मद गौरी। ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, लिख लेना अच्छे से। इतना तो समझ आया आपको। लिखते रहना। और एग्जाम्स में मेन मेन चीजें हैं, पूछी जाती है यहां से। गौरी को पढ़ने से पहले मोहम्मद गजनी के बारे में एक दो चीजें और देख लो। जो गजनी था भारत में उसे बोला गया मूर्ति भंजक। क्या बोला गया, मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक की उपाधि दी गई, इतिहासकार इसको मूर्ति भंजक बोलते हैं। मूर्ति भंजक का नाम होता है जो मूर्तियों को तोड़े, जो मूर्तियों से सख्त नफरत करे। मोहम्मद गजनी मूर्तियों की बिल्कुल इतनी सख्त नफरत करता था कि जहां पर भी अटैक करता था और उसको मूर्ति मिलती थी उन्हें तोड़ देता था। इसने ना जाने कितनी हजारों मंदिरें तोड़ी, मस्जिदें, तो ये मूर्तियां तोड़ी, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मूर्ति भंजक। जब हम मेडाइवल इंडिया को डिटेल में पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि भारत में
फिरदौसी नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी को जो लेके आया था वो गजनी ही लेके आया था अपने साथ भारत में। ठीक है, फिरदौसी को कौन लेके आया था अपने साथ? गजनी ही लेके आया था भारत में। ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उस समय की किताबें लिखी थी जो उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। ठीक है, तो गजनी को मूर्ति भंजक बोला जाता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है पूछा जाने वाला कि मूर्ति भंजक की उपाधि किसे दी गई है? गजनी को। क्यों? क्योंकि इसने जितनी बार भारत पर अटैक करा, हर बार भारत की मंदिरें इसने और मूर्तियों को क्या करा? तोड़ा। ठीक है, इसके बारे में ये चीज याद रखना। अब पढ़ना शुरू करते हैं गौरी को। गौरी को, ठीक है, तो इधर भारत में वंश तो बहुत सारे थे, डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझना। राजस्थान में चल रहे थे चौहान, जिनका टकराव किससे होता है? गौरी से होता है। ठीक है, तो पहले चौहानों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चौहानों में जो पृथ्वीराज के जो ताऊ जी थे उनका नाम था विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ, ये पृथ्वीराज चौहान के ताऊ थे। इनके समय में पृथ्वीराज उस समय बहुत छोटा था और शासन उस समय विग्रह राज चतुर्थ के हाथ में था। एक बार अरब से और तुर्क से भारत पर आक्रमण होता है। विग्रह राज चतुर्थ इतने बहादुर थे कि ये इनको अरब लोगों को पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर तक भगा के आते हैं, मार के आते हैं बुरी तरह, और आके शिलालेखों में लिखवाते हैं कि मैं चौहान वंश का राजा विग्रह राज चतुर्थ ने सारे अरब और तुर्क लोगों को पूरी उनकी सीमा तक घसीट दिया है। तो इनके काल में भी गौरी के साइड से ट्राई किया जाता है कि चौहानों को हराया जाए, भारत में घुसा जाए, लेकिन विग्रह राज चतुर्थ उनके प्लानों को बुरी तरह चौपट कर देते हैं। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी नहीं थे, ताऊ जी थे। पृथ्वीराज चौहान इसके बाद अगले राजा बने, जिसको जाना जाता है पृथ्वीराज तृतीय के नाम से। देखो, इससे पहले पृथ्वीराज नाम के 2 राजा ऑलरेडी चौहानों में हो चुके थे। तो जो पृथ्वीराज चौहान हमारी नजरों में फेमस और पृथ्वीराज तृतीय थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा मेन पृथ्वीराज था? पृथ्वीराज 1, पृथ्वीराज 2, पृथ्वीराज 3, पृथ्वीराज 4। आप हो जाओगे चौपट, ले भैया सारे पृथ्वीराज हैं। तो जो फेमस वाला पृथ्वीराज था वो कौन सा? पृथ्वीराज 3, जिसने युद्ध लड़े, तराइन के युद्ध लड़े, अभी हम उन्हें पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो विग्रह राज चतुर्थ के बाद जो अगले जो शासन जिसने संभाला वो कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। इनकी माताजी, तो माताजी का नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी। मात्र 11 साल की उम्र में, मात्र 11 साल की उम्र में, ये 11 साल की उम्र इनकी कब हुई थी? जब ये 1177 की बात है। 1177 कह रहा हूं, 1077। 1077 में 11 साल की उम्र में राजा बनते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन उस समय बहुत छोटे होते हैं। जब बहुत छोटे होते हैं तो इनकी मां बोलती है कर्पूरी देवी कि अभी पृथ्वीराज छोटा है, उसको कम से कम 1-2 साल दिए जाएं और उसको सिखाया जाए कि राजा क्या किन किन दायित्वों को निभाता है, कैसे कैसे लड़ता है। तो कर्पूरी देवी से पूछा गया कि अगर हम 2 साल इनको सिखाएंगे तो 2 साल गद्दी कौन संभालेगा? हो सकता है उन दिनों हम पे आक्रमण हो जाए। तो कर्पूरी देवी ने बोला इसकी संरक्षणा मैं बनूंगी, मतलब पूरे राज्य की जो कंट्रोलर है वो मैं बनूंगी। हमारे इतिहास में लिखा मिलता है कि महिलाओं का योगदान नहीं था। पढ़े एक बार आप डिटेल में भारतीय इतिहास को। आप कहते हो महिलाओं का योगदान नहीं था, पढ़े नायिका देवी को, पढ़े कर्पूरी देवी को। ऐसा समय जो लगातार तुर्कों से, अरबों से आक्रमण हो रहा है, पृथ्वीराज छोटा है, पूरे चौहानों को किसने संभाल रखा है? कर्पूरी देवी ने। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पृथ्वीराज चौहान के समय जब मोहम्मद गौरी गुजरात में घुसने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि क्या पंजाब दर्रे सारे पार करके जाऊंगा, सीधा गुजरात से एंट्री मार देता हूं। तो हमारी एक लेडी थी नायिका देवी। नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को घुसने नहीं दिया था। और किसी ने नाम नहीं सुना होगा नायिका देवी का। जबकि देखिए मोहम्मद गौरी इतना कुशल योद्धा था, मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और उस मोहम्मद गौरी को नायिका देवी
नाम की एक बहादुर रानी ने पूरी अबू धाबी कह रहा हूं, ये जो अबू पहाड़ी है राजस्थान की, वहां से पार नहीं होने दिया था, घसीट के मारा था। मोहम्मद गौरी भी डर के मारे वापस चला गया था। लेकिन हम ऐसी महिलाओं को नहीं जानते, इतनी सशक्त, इतनी वीर महिलाएं जिन्होंने इतने प्रबल दावेदार सुल्तान को भारत में घुसने तक नहीं दिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जितने पृथ्वीराज सियाना होगा, थोड़ा तलवार वलवार पकड़नी चलानी सीखेगा, इतने तुम्हारे राज्य की देखभाल मैं करूंगी। ठीक है, इतने गौरी इधर अफगानिस्तान से और पाकिस्तान वाले रेस से धीरे 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 भारत में घुसने की प्लानिंग कर रहा था। नॉट इवन प्लानिंग, उसको अंजाम भी दे रहा था। ये कई बार भारत से आसपास की जितनी भी सीमाएं हैं उनको पूरी तरह कब्जा करके, जब ये पृथ्वीराज चौहान का, जो चौहान वंश का जो एरिया था, उसकी चौखट तक पहुंच गया, नॉट चौखट बट उसकी सीमा तक पहुंच गया, तो चौहानों ने इंटरफेयर करा कि भैया कौन है जो हमारी सीमाओं को उल्लंघन के आ रहा है। पता चला गौर की साइड से आक्रमण हो रहा है, मोहम्मद गौरी नाम का कोई शासक है जो धीरे 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 भारत में एंट्री मार रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने बोला बुलाओ कौन है मोहम्मद गौरी। इस तरीके से, क्योंकि ये लगातार इनकी बॉर्डर में, इनकी बाउंड्रीज में घुस रहा था, तो सबसे पहला इनमें युद्ध हो गया। पृथ्वीराज चौहान ने बोला तू हमारी बाउंड्री में नहीं घुसेगा। गौरी ने बोला घुसूंगा। क्या कर लोगे? तो उन्होंने बोला युद्ध होगा। तो राजस्थान में एक जगह है तराइन नाम की। किस नाम की? तराइन नाम की। ये टाइम आ गया था 1191। अच्छा, यहाँ पर जो टाइम है वो 1077 की बात है, तो ये हो जाएगा 1177 में बना है, 1177। तो जन्म कब उसका हो जाएगा? उसके 11 साल। इससे अगर 11 साल पीछे जाओगे तो खुद बताओ, 11 साल पीछे जाओगे 1177 से तो क्या जाएगा? 1166। तो पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 1166 में। और जस्ट 11 साल की उम्र में 1177 में वो राजा बन जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में वो राजा बनने के कर्तव्य वो सीखता है। ठीक है, और उस समय अगर शासन संभाल रही होती है तो कौन संभाल रही होती है? कर्पूरी देवी। इनको हमारे इतिहास में पहचान मिलनी चाहिए, नायिका देवी। हम जनरली अगर बोलेंगे तो आप कोई किसी लेडीज का बहादुर नाम की नहीं है तो हम बोलेंगे रानी लक्ष्मीबाई, ये रजिया सुल्तान। जबकि ये है साइलेंट किलर, पन्ना धाये। पढ़ेंगे उनके बारे में, कितने वीर वीर लोग थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतना समझ आया कि युद्ध डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझना शुरू करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम सोमेश्वर, माताजी का नाम कर्पूरी देवी। अब मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं कि जब पृथ्वीराज चौहान राजा बने तो राजा बनने के बाद उनसे क्या क्या चुनौतियां थी। ठीक है, पहले उनको समझते हैं कि क्या क्या उनके सामने चैलेंजेस थे और कैसे कैसे उन्होंने उसको निपटा। ठीक है, तो देखो, जब पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने चित्तौड़ के, ये चित्तौड़ कह रहा हूं, यहाँ के राजस्थान में अपने एरिया के चौहान वंश के, तो उस समय सबसे पहले जो उन्हें खतरा था वो अपने घर पर कुछ लोगों से, जो उनके चाचा कजन्स थे, कजन्स के जो बेटे थे, वो चिड़े बैठे थे कि गद्दी हमें मिलनी चाहिए, तुझे क्यों मिलेगी। तो उन्हें घर में अपने कुछ कजन्स से खतरा था। दूसरा, उन्हें थोड़ा खतरा था अपने पड़ोसियों से, क्योंकि चौहानों की अपने पड़ोसियों से नहीं बनती थी। अगर हम देखेंगे राजस्थान का अगर एरिया ये है, देखो अगर मैप के माध्यम से समझो, मैप से समझा करो, देखो इतिहास बिना मैप के बेकार है। अगर ये राजस्थान है तो ये पूरा कन्नौज का एरिया है। कन्नौज, पूरे कन्नौज में, कन्नौज का जो एरिया था उस समय, वहां थे गहड़वाल। नीचे ये जो एरिया है चंदेरी का, ये जो एरिया है चंदेरी, जो चंदेरी का एरिया है, यहां पर थे चंदेल, मालवा वगैरह में। और नीचे ये जो गुजरात का एरिया है, यहां पर थे चालुक्य। और इन तीनों से ही चौहानों की नहीं बनती थी, तो उसे पड़ोसियों से भी खतरा था। पृथ्वीराज चौहान था, कन्नौज में गहड़ वालों से घिरा हुए थे चौहान, चंदेरी में चंदेलों से घिरे हुए थे, और साथ में चालुक्य गुजरात से घिरे हुए थे, और तीनों बॉर्डर सीमा बना रहे हैं। देखिए, चौहानों से तीनों बॉर्डर सीमा बना रहे हैं, और इन चारों साइड से, सारी की सारी साइड से चौहानों को खतरा था। ठीक है, और चौथा सबसे मेन, जो यहाँ विदेशों से आक्रमण हो रहे थे। तो तीसरा जो इन पे क्या कहते हैं चुनौती थी, वो क्या थी? विदेशी आक्रमणों की। तो सबसे पहला क्या, घर में इनके कुछ दुश्मन थे, कुछ पड़ोसी इनके दुश्मन थे पृथ्वीराज चौहान के, और विदेशियों से भी इंटरफेयर हो रहा था। तो इनमें तीन समस्याएं थी। ठीक है, घर के सारे विरोधों को पृथ्वीराज चौहान ने कुचल दिया। ठीक है, सारे राज्यों आसानी से कुचल दिया। अब कहा जाता है एक बार पृथ्वीराज चौहान गुजरात अटैक करके वापस लौट रहे थे। ठीक है, तो जब वापस लौट रहे थे तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है महोबा। किस नाम की? महोबा नाम की। महोबा का उस समय जो राजा था वो था परमार्दी देव चंदेल।
परमार्दिदेव चंदेल। उस समय जो राजा था वो था परमार्दिदेव चंदेल। अब पृथ्वीराज चौहान की जो सेना गुजरात लड़के आई थी वो थकी हुई थी। सीधी बात है यार, तुम युद्ध पे जाओगे तो थोड़े थके हुए होगे। तो जो सेना एक्टिव थी वो तो घोड़े लेके आगे आगे निकल गई। पृथ्वीराज चौहान की सेना जो युद्ध में थोड़ी थक गई थी वो धीरे धीरे आ रही थी। तो मुझे खुद बताओ, युद्ध के वापसी के समय कौन सी सेना जल्दी लौटेगी? जो कम थकी हुई है, जो ज्यादा थकी हुई है? सीधी बात है, जो ज्यादा थकी हुई है, जो हारी हुई है, वो धीरे धीरे लौटेगी, और जो फुर्तीली है वो एकदम लौट जाएगी। तो पृथ्वीराज चौहान की वो सेना जो एक्टिव थी वो तो निकल गई, और जब महोबा के एरिया से पृथ्वीराज चौहान की थकी हुई एरिया निकल गई थी, तो पता नहीं राम जाने परमार्दिदेव के दिमाग में क्या आया, इसने जाके उस सारी सेना को मार दिया। ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को कि यार मेरी थकी हुई सेना का फायदा उठा के मुझे किसने मार दिया? परमार्दिदेव के चंदेल लोगों ने मेरी सेना को मार दिया। चौहान ने बोला, पृथ्वीराज चौहान ने, भाई तू गया, कर ले अब, तैयार हो जा, कोट पैंट टाई पहन के, सर कटेगा तेरा। परमार्दिदेव चंदेल ने बोला, आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। अब देखिए, परमार्दिदेव कहाँ के राजा हैं? महोबा के। कहाँ के राजा हैं? महोबा। महोबा के राजा कौन है? परमार्दिदेव। परमार्दिदेव, ठीक है। इनके दो बहुत बड़े सेनापति थे, आला, ये दो थे बहुत बड़े सेनापति। इनको जाना जाता है आला उद्दल के नाम से। आला उद्दल। अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो बच्चे की जबान पे, बच्चे की जबान पे इन दोनों सेनापतियों के नाम बिल्कुल रटे हुए हैं। होता क्या है कि परमार्दिदेव चंदेल के जो सबसे मुख्य सेनापति होते हैं वो होते हैं आला और उद्दल। लेकिन उन दिनों परमार्दिदेव का इनसे पंगा हो जाता है, तो ये बेचारे परमार्दिदेव के देश को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। जब ये कहीं और चले जाते हैं, इसी बीच परमार्दिदेव की जो झपट हो जाती है वो हो जाती है पृथ्वीराज चौहान से। अब परमार्दिदेव सोचता है कि यार मेरे तो सबसे बहादुर सेनापति हैं, वो तो मेरे पास है ही नहीं, उन्हें तो मैंने लड़ झगड़ के भगा दिया है, और मुझ पर अटैक होने जा रहा है पृथ्वीराज का, कैसे जीता जाएगा? तो परमार्दिदेव सोच समझ के बड़े अपने अधिकारियों से निर्णय निभाता है, उनसे बातचीत करता है। उन्होंने बोला कि लड़ाई अपनी जगह है, आप संदेशा भिजवाइए आला और उद्दल को, और उनको बोलिए कि हम पर पृथ्वीराज चौहान से अटैक होने जा रहा है और तुम्हें आके हमारे देश के लिए लड़ना पड़ेगा। तो परमार्दिदेव इन दोनों पे संदेशा भिजवाते हैं कि आला उद्दल, देखो यार जो भी था ठीक है, सॉरी मांगते हैं भाई, वापस आ जाओ, अब हम पे अटैक होने वाला है, तो यार तुम्हें बचाना पड़ेगा, तुम मेरे बहादुर सेनापति हो। आला उद्दल ने मना कर दिया, हट, नहीं आते हम, तूने हमें लड़के भगा दिया भाई, तेरे लिए हम इतना लड़े, क्या फायदा, नहीं आएंगे, हम किसी और के लिए लड़ लेंगे, तेरे लिए नहीं लड़ेंगे। आला उद्दल ने युद्ध में आने से क्लियर मना कर दिया। ये बात पता चलती है आला उद्दल की माँ को। अगेन देखिए, एक नायिका का नाम आ रहा है, एक महिला का नाम आ रहा है हमारे इतिहास में, अभी तो आप सुनते रहिए। जब आला उद्दल की माँ को पता चलता है कि ये युद्ध लड़ने से मना कर रहे हैं, तब माँ जाती है आला उद्दल के पास और वो बोलती है कि तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है? अपने देश को बचाना, अपने राष्ट्र को बचाना, अपनी मट्टी के लिए लड़ना। तो वो अपनी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी हम और किसी के लिए लड़ लेंगे, मट्टी को बचा लेंगे, लेकिन हम परमार्दिदेव के लिए नहीं जाते, उसने हमें भगा दिया लड़ झगड़ के। उन्होंने बोला नहीं, तीसरा बंदा आके फायदा उठा रहा है, हमारे देश में घुस रहा है, पृथ्वीराज चौहान आएगा, वो देखेगा आला उद्दल नहीं है तो युद्ध तो ऐसे ही एक तरफा हो जाएगा, तुम लड़ोगे। देखिए, माँ जानती है कि अगर पृथ्वीराज चौहान से आला उद्दल लड़ेंगे तो 110% मरेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ी आर्मी लेके आएगा, परमार्दिदेव के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है। लेकिन फिर भी माँ बोलती है कि जाओ और तुम लड़ो। देखिए क्या कलेजा रहा होगा माँ का, कि पता है बच्चे युद्ध में मरने तय है, मेरे बेटे मरेंगे, फिर भी उन्हें बोलती है कि जाओ देश की सेवा करो। तभी तो ये युद्ध आज से 1000 साल पहले हुआ था, लगभग 1000 साल पहले, और 1000 साल क्या 10,000 साल बाद भी इनको याद किया जाएगा इनकी बहादुरी के लिए। मैटर ये नहीं करता कि आप युद्ध लड़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आपको पता है आप हारोगे, आप मरोगे, तब भी आप पूरे अपना जी जान लगा रहे हो। और महोबा के युद्ध में आला और उद्दल गए और पूरे जी जान से लड़े, पूरे जी जान से लड़े, जीतने ही वाले थे। लेकिन उधर से पृथ्वीराज चौहान की आर्मी का एक बंदा, सेना का एक बंदा परमार्दिदेव चंदेल की आंख में तीर मार देता है। आंख में तीर लगते के साथ ही परमार्दिदेव नीचे गिर जाता है और इनकी हार हो जाती है। और इस युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए उद्दल और आला और उद्दल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो देखेंगे बच्चों की जबान पे इनके गीतों में नाम आते हैं।
आप देखेंगे जितने भी सेनापतियों को याद किया जाता है, कभी भी पूरा इतिहास उठा लेना, उनको याद किया जाता है जो हारे थे। कोई ना कोई तो कारण होगा। ये हमारे इतिहास की खूबसूरती देखिए कि हारे हुए सेनापतियों को हमारा इतिहास तवज्जो देता है। अपने गोरा बादल को हम पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी में हारे थे, मरे थे, लेकिन ये जानते हुए लड़े थे कि हम मर जाएंगे। ठीक है, ऐसे अलाउद्दीन लड़े और मरे, लेकिन देश की माटी के लिए मरे। जैसे आपने देखा होगा ना, भाई मरना क्या है, तुम रोड क्रॉस कर रहे हो, ट्रक के नीचे आके मर जाओ, है ना। आजकल तो इंसान हंसता हंसता मर जाता है, बैठा बैठा सोता सोता मर जाता है। ये कोई मरना है? भाई मरना है तो देश के लिए मरो, अपने समाज के लिए मरो। थोड़ा ये फीलिंग होती है कि वो बंदा देश के लिए मरा, थोड़ी हमारी भावनाएं उससे जुड़ जाती है। देखिए ना, अलाउद्दीन मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, ऐसी जो देश के लिए मरे उनको ताज जीवन याद किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, जब तक जीवन रहेगा, जब तक इन्हें याद किया जाएगा। तो अलाउद्दीन इस युद्ध में देखिए, महोबा के युद्ध को ना परमार्थ देव की वजह से याद किया जाता है, ना पृथ्वीराज चौहान की वजह से याद किया जाता है। महोबा के युद्ध को जो याद किया जाता है वो अलाउद्दीन की बहादुरी के लिए याद किया जाता है, कि ये जानते हुए भी कि हमारी मौत निश्चित है, फिर भी ये युद्ध लड़े। ठीक है, महोबा पे आक्रमण कौन कर लेता है? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान इसको जीत जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान इसको जीत जाता है तो सीधी बात है, इससे इसकी दुश्मनी हो गई। ठीक है, जब इसकी इससे दुश्मनी हो गई तो बॉर्डर सीमा में इन दोनों में आपसे टकराव, पृथ्वीराज चौहान का इससे भी टकराव है, इससे भी टकराव है। तो आप देखिए सीमाओं पर कितना टकराव है। अबे भाई, ये बाहर पता नहीं कौन है। इन्हें जब मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ ना, कभी कुकर ठीक करने वाला आ रहा है, कभी आलू बेचने वाला आ रहा है। ठीक है, क्या करे भाई, उनका भी काम है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, तो महोबा के युद्ध में अलाउद्दीन का जिक्र आता है, जो बहुत ही बहादुर सेनापति थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए बहादुरी से लड़ते हुए। ठीक है, महोबा के युद्ध में जीत जाता है आराम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब पृथ्वीराज चौहान और गौरी में टकराव शुरू होता है, क्योंकि भाई तीसरा खतरा मैंने उसे बताया आपको कहां से था, विदेशी आक्रमणों से। और ये राजस्थान है, जब वो पूरा यहाँ पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान के पंजाब तक जब वो आ जाता है गौरी, तब पृथ्वीराज चौहान इंटरफेयर करते हैं कि भाई ये कौन है जो घुसी जा रहा है। पता चलता है मोहम्मद गौरी है। तो पृथ्वीराज चौहान उसको संदेशा भिजवाते हैं कि भाई रहने दे, क्यों मरने कटने के काम कर रहा है, लड़ेगा मरेगा। मोहम्मद गौरी ने बोला मैं तो लड़ूंगा। पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं अच्छा, हमें खुली चेतावनी, खुली चुनौती। गौरी बोलता है आ जाओ। तो इनमें एक युद्ध होता है, तो उस युद्ध को पढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा इतिहास का फेमस युद्ध है, जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इनमें सबसे पहला एक युद्ध होता है 1191 में। कब होता है? 1191 में, तराइन का युद्ध, तराइन का पहला युद्ध। तराइन एक जगह पड़ जाती है, तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच हो रहा है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान कौन है? तृतीय। ठीक है, युद्ध होता है। इधर से पृथ्वीराज चौहान अपनी आर्मी लेके जाते हैं, उधर से गौरी अपनी आर्मी लेके आता है। पृथ्वीराज चौहान इतनी बहादुरी से लड़ते हैं और इसको, गौरी को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। और हराने के बाद मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के सामने उनके दरबार में पेश किया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं हाँ भाई बता, तू तो बहुत कह रहा था लड़ूंगा, ये है वो है, पता क्या बात है? तो मोहम्मद गौरी जानता था अभी फालतू बोलना बेकार है, इसकी शरण में हूं, इसके नेताओं, इसके मंत्रियों ने मुझे पकड़ रखा है, अगर बोलूंगा तो गला वला काट देंगे, मामला खराब हो जाएगा, तो हाथ पैर जोड़ लेता है। अब पृथ्वीराज चौहान से पूछा जाता, पृथ्वीराज चौहान अपने अधिकारी से पूछते हैं कि हमने इसको हराया, इसका क्या करा जाए? तो वो तो बोल देते हैं कि इसको मार दिया जाए, इनका कुछ नहीं पता है, छल कपट कर देते हैं, पीछे से आपको मार देंगे, कल को फिर ये आप पे आक्रमण करेगा, इससे सही आपने इसको हराया, आप इसको मार दो। तो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं नहीं, सनातन धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति बोलती है कि यदि जिससे तुमने युद्ध लड़ा है वो तुम्हारे सामने शीश झुका ले, तुमसे माफी मांग ले, तो तुम उसे छोड़ देना चाहिए। एक वीर योद्धा की पहचान होती है कि वो वीरों को पहचाने, ठीक है, और जबरन अपने महल में बुला के कम से कम किसी को ना मारे, और सामने वाला अगर अपनी गलती कबूल कर देता है तो उसको माफ कर दे। सनातन संस्कृति ये बोलती है। सारे अधिकारियों ने बोला कि सरकार अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये कल फिर आप पे आके आक्रमण करेगा। तो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं क्यों, तुम्हारी तलवारों में जंग लग गया है क्या? अगर दोबारा आक्रमण करेगा तो दोबारा मारेंगे। और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान सनातन संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए
गौरी को पहली बार में छोड़ देते हैं। गौरी बोलता है कि ठीक है मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन गौरी नहीं जाता। गौरी 1191 से लेकर 1192 तक आसपास घूमता रहता है। कभी लड़ाई जो दरिंदगी लोग होते हैं उनको इकट्ठा करता है और अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाता है। इतनी बड़ी आर्मी बनाता है सो दैट वो पृथ्वीराज चौहान से लड़ सके। तो पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए वो आसपास अपनी आर्मी बताता है। और जब 1192 में आता है तो फिर दोबारा वो अपना एक गुप्तचर भेजता है, ठीक है, अपना एक राजदूत भेजता है। और गौरी अपना एक राजदूत पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजता है। और वो जो राजदूत होता है वो जाके पृथ्वीराज चौहान से बोलता है कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें वरना मोहम्मद गौरी आपको मार देगा। तो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं ये भी हमारी जरा सनातन संस्कृति की है कि जो हमारे अतिथि आते हैं, जो राजदूत आते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, वरना यही तेरा सर कलम कर देता मैं। तो वापस जाता है, मोहम्मद गौरी को बोलता है जी मार काटने को कह रहा था मुझे, तो बड़ी मुश्किल से मैं भाग के आया हूं वापस। और 1192 में इनमें फिर दोबारा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध किस किस में हो रहा है? तराइन का दूसरा युद्ध इन्हीं दोनों में हो रहा है, गौरी और पृथ्वीराज तृतीय में। ठीक है, कहां हो रहा है? तराइन में हो रहा है। तराइन एक जगह पड़ती है, वहीं पे हो रहा है। इस बार मोहम्मद गौरी बहुत भारी आर्मी लेके आता है और इधर से पृथ्वीराज चौहान भी अपनी आर्मी लेके जाते हैं। जगह जगह अपने कैंप लगा देते हैं। उधर मोहम्मद गौरी अपने कैंप लगा देता है, इधर पृथ्वीराज चौहान अपने कैंप लगा देते हैं। मोहम्मद गौरी देखता है यार पृथ्वीराज चौहान की आर्मी बहुत बड़ी है, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तो मोहम्मद गौरी अपने एक राजदूत को भेजता है, उससे मैसेज भिजवाता है पृथ्वीराज चौहान को कि सर गलती हो गई कि मैंने आप पर आक्रमण करने की दोबारा से प्लानिंग बनाई। मैं मम्मी कसम खाता हूं मैं तुम पे आक्रमण नहीं करूंगा। मेरी मजबूरी थी कि मैं वापस अपने गौर इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां मेरे भाई को अगर पता चलता कि मेरा छोटा भाई मोहम्मद गौरी एक राजस्थान के राजा से हार गया है तो मार देता, मेरे को काट देता। मैं आपको बिल्कुल सच एक बात बोल रहा हूं कि कुछ समय मेरे भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं यहां से वापस चला जाऊंगा, मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा, आप मुझे यहां पे थोड़े दिन रहने दीजिए। पृथ्वीराज चौहान को लगा यार बच्चा नेक है, ठीक ठाक लग रहा है, माफी मांग रहा है, छोड़ देते हैं। इधर पृथ्वीराज चौहान जानते थे कि मेरी सिर्फ अरब से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इधर से अटैक होने का डर नहीं है, मेरे को अटैक चंदेलों से भी हो सकता है, घेड़ वालों से भी हो सकता है, चालुक्य से भी हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सारे मुख्य सेनापतियों को धीरे धीरे वापस भेज दिया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान खुद वहां पर रहे और इस बीच महीनों तक मोहम्मद गौरी ने भी वहां से कोई एक्टिविटी नहीं करी। तो धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान को लगने लगा कि हाँ वो वापस चला जाएगा। इस बीच वो सुबह सुबह आता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी करके जाता था पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी। हाँ जी कैसे हैं, सब ठीक है? हाँ। तो मोहम्मद गौरी धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने लगा और धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान ने लगभग अपनी आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा वापस भेज दिया। छोटी सी आर्मी के साथ वहां कैंप लगा के बैठा था। गुप्त तरीके से मोहम्मद गौरी अपनी आर्मी को और ज्यादा बड़ा कर रहा था और इधर छल कपट से पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीत रहा था, उधर अपनी आर्मी को बड़ा कर रहा था। अब एक दिन मोहम्मद गौरी बोलता है कि बहुत सारी लकड़ी लेके आओ, हम आग जलाएंगे। ठंड का टाइम था, आग जलाने से सामने वाले को लगेगा कि हाथ ताप रहे हैं, मशगूल है, इन्हें ठंड लग रही है, हाथ तापने में लगे हैं। उसके सारे जो नॉर्मल नौकर चाकर होते हैं वो बहुत सारी लकड़ी लेके आते हैं और बहुत सारी जब वो लकड़ी लेके आते हैं तो आग लगाई जाती है। जब बहुत भीषण आग लगती है तो पृथ्वीराज चौहान और उसके सैनिकों को भी लगता है कि हाँ भाई ठंड लग रही है, आग ताप रहे हैं। बहुत भीषण आग जलती है, धुआं होता है। तो पृथ्वीराज चौहान को तो लग रहा होता है कि वो हाथ ताप रहे हैं और चुपचाप दूसरे रास्ते से, अंधेरे से पृथ्वीराज चौहान एक संगठित आर्मी के साथ पृथ्वीराज चौहान पे अटैक कर देता है। वास्तव में तराइन का दूसरा युद्ध नहीं है, ये विश्वासघात है, बिट्रायल है। ये तो विश्वासघात हुआ इसके पृथ्वीराज चौहान के साथ। कहा जाता है कि उस समय पृथ्वीराज चौहान उस रात थोड़ी पार्टी वार्टी मना रहे थे, उनकी सेना मस्त डिस्को पे नाच कर रही थी, उनको तो पता ही नहीं था। आधे नृत्य कर रहे हैं, आधे सो रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान पी के पड़े हैं, मस्त ये सीन था। और ऐसे में अगर एकदम से आप पे अटैक हो जाएगा इतनी बड़ी आर्मी का, संगठित आर्मी का, आप कैसे झेल पाएंगे जबकि आपकी आर्मी वापस चली गई है? तो युद्ध थोड़ी नहीं था, ये पूरी तरह से एक विश्वासघात था।
और तो और मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज चौहान के घोड़े की देखरेख करता था उसको खरीद लिया था और पृथ्वीराज चौहान के घोड़े की जगह दूसरा घोड़ा क्या कहते हैं रख दिया था। आपने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या है? नाट्यरंबा। पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या है? नाट्यरंबा। नाचता था, मतलब नाट्य है, नाटक करता था, नाचता था। अगर जरा सा भी ढोल बजाओगे तो घोड़े नाचते हैं ना, नाचने वाले घोड़े होते हैं, वो वाला घोड़ा खड़ा कर दिया था उसके घोड़े की जगह। जब इधर से मोहम्मद गौरी का अटैक होता है तो फटाफट फटाफट पृथ्वीराज चौहान लेते हैं अपना तलवार वलवार और घोड़े पे बैठते हैं। घोड़े पे बैठते हैं, देखते हैं मेरा घोड़ा ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बैठते ही समझ जाते हैं। लेकिन मजबूरी है, अगर आप पैदल भागोगे आपकी आर्मी मार देगी। और उधर से ढोल बजना शुरू होता है, पृथ्वीराज चौहान का ये नाट्यरंबा घोड़ा डिस्को पे डांस करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है उस युद्ध में से भागते हैं, जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं और हरियाणा से सिरसा, हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा, हरियाणा के कहां जाके छुप जाते हैं ये? सिरसा। सिरसा से पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3-4 कथाएं हैं। कुछ कहानियां कहती हैं कि इस युद्ध में डायरेक्ट मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। एक कहानी कहती है कि पृथ्वीराज चौहान सिरसा चले जाते हैं और सिरसा से पकड़ लिया जाता है और मोहम्मद गौरी फिर सिरसा से इनके साथ बहुत सारी संबंधी संधियां कर लेता है और कुछ समय के लिए इनको दोबारा इनके चौहान वंश का राजा बना देता है। लेकिन क्योंकि इस चीज को पृथ्वीराज चौहान कबूल नहीं कर पाते, वो दोबारा से प्लानिंग कर रहे होते हैं मोहम्मद गौरी को मारने की। और जब ये बात मोहम्मद गौरी को पता चलता है तो मोहम्मद गौरी चुपके से पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। एक कहानी ये चलती है। एक कहानी चलती है कि जब पृथ्वीराज चौहान हारे तो मोहम्मद गौरी उन्हें अपने पास ले गया, अपने दरबार में। जैसे पृथ्वीराज चौहान जब जीते थे तो वो मोहम्मद गौरी को पकड़ के अपने दरबार में लाए थे, ऐसे ही इस बार जब मोहम्मद गौरी जीता है तो पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के अपने दरबार में ले जाता है और उनकी आंख फुड़वा देता है। पृथ्वीराज चौहान की आंख फुड़वा के उनको जेल में डाल देता है। जब जेल में डाल देता है तो यह बात पता चलती है, उस समय चौहानों के दरबार में एक बहुत बड़े लेखक रहा करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, इन्होंने एक बहुत महान पुस्तक लिखी है, पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई को जब ये बात पता चलती है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के उसकी आंख फोड़ दी है, तो इसके दरबार में जाते हैं मोहम्मद गौरी के और बोलते हैं कि एक बार हमने आपको पकड़ा था तो आपने हमसे माफी मांगी, तो हमने अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग हमारे राजा ने आपको छोड़ दिया था। तो मोहम्मद गौरी बोलता है, भाई तुम्हारी संस्कृति बोलती है छोड़ दो, हमारी संस्कृति बोलती है आंखें फोड़ दो, जिसे भी पकड़ो, दूसरा मौका दो ही मत। समझे? दूसरा मौका दो ही मत, मार उड़ के अलग करो। तो आंख फोड़वा देता है। तब चंद्रबरदाई उसको बोलते हैं कि आपने पृथ्वीराज चौहान को जेल में बंद रख लिया था, लेकिन जिसके लिए ये जाने जाते हैं, जिस चीज के लिए पृथ्वीराज चौहान जाने जाते हैं, वो कला तो देखिए इनकी। तो मोहम्मद गौरी ने बोला पृथ्वीराज चौहान में ऐसी क्या कला है? तो उन्होंने बोला ये आवाज सुन के तीर मार देते हैं, इनमें एक कला है कि आवाज सुन के तीर मार देंगे। मोहम्मद गौरी ने बोला यार तुझे सुबह सुबह मैं ही मिला है, कुछ तो शर्म कर भैया, आप ये आवाज सुन के कैसे तीर मार देगा? उन्होंने बोला यही तो भारतीय संस्कृति की सबसे बढ़िया परंपरा है। आपने देखा होगा राजा दशरथ एक बार शिकार पे गए थे और वो सैनिकों के साथ गए शिकार पे और उन्होंने बोला कि मैं शिकार पे जा रहा हूं और मैं आवाज सुन के तीर मारूंगा। जैसे ही यहाँ पे कोई पक्षी पानी या कोई जानवर पानी पीने आएगा तालाब में तो मैं उसके तीर मारूंगा, जैसे ही पानी पिएगा आवाज आएगी, थोड़ी हलचल होगी, उस आवाज को सुन के मैं मारूंगा। उस दिन कोई जानवर नहीं आता उस तालाब में से पानी भरने, एक अंधे माँ बापों का बेटा पानी भरने आ रहा होता है जिसका नाम था श्रवण कुमार। और जैसे ही वो पानी भर रहा होता है, राजा दशरथ छुपे होते हैं, उनको पानी भरने की आवाज आती है, उनको लगता है कोई जानवर आया है, तो वो चला देते हैं तीर और वो जाके लग जाता है श्रवण कुमार को और श्रवण कुमार की जहरीले तीर से हो जाती है मृत्यु। जब तीर लगने के बाद चिल्लाने की आवाज आती है तो राजा दशरथ को लगता है कि शायद मैंने किसी इंसान को मार दिया, तो भागे भागे जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि मैंने श्रवण कुमार के व्यक्ति को मार दिया है और वो अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे लेकर निकला था, तो वो जाता है उनके माँ बाप के पास, दशरथ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है, मैंने आपका बेटा मार दिया है, ये है वो है। तब वो बोलते हैं कि हम तो बूढ़े माँ बाप, अंधे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते,
लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप भी अपनी औलाद की वजह से ऐसे ही गिड़गिड़ा के आपकी मृत्यु होगी। और कालांतर में हम देखते हैं जब कैकेयी के कहने पे 14 साल में राम जी को वनवास होता है तो उससे कैसे गिड़गिड़ा के राजा दशरथ की मृत्यु होती है। तो राजा दशरथ भी क्या करते थे, आवाज सुन के तीरों को मारते थे। रामायण में हमने सुना है ऐसी ही कला थी पृथ्वीराज चौहान में। तो मोहम्मद गौरी ने बोला चलो ठीक है, मैं घंटी बजा दूंगा, घंटी बजाई जाएगी और जिस डायरेक्शन में घंटी बजेगी उस डायरेक्शन में पृथ्वीराज चौहान को तीर मारना है। इस बीच कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज राजा को अपनी चौहानों की लोकल भाषा में बोला था कि भाई तुझे घंटी बजने की दिशा में तीर नहीं चलाना है, तुझे डायरेक्शन मैं बताऊंगा, तुझे उस साइड तीर चलाना है। और जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा जहां पर मोहम्मद गौरी होगा। और मोहम्मद गौरी को तू तीर मार दियो और उसके बाद खंजर से हम एक दूसरे की मृत्यु कर लेंगे, क्योंकि तू अंधा है, भाग वैसे भी नहीं पाएंगे। और ये बोला उन्होंने लोकल भाषा में, जो पृथ्वीराज चौहान किसको, मोहम्मद गौरी को समझ नहीं आती थी। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर दिया गया, कमांड दिया गया पूरा, और वो घंटी बजाता है। लेकिन इतने चंद्रबरदाई बोलते हैं कि नहीं तू इस डायरेक्शन में चला, और जो पृथ्वीराज चौहान जो तीर मारते हैं वो जाके लग जाता है मोहम्मद गौरी के। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई आपस में एक दूसरे की खंजर मार के मृत्यु कर देते हैं। लेकिन इस तथ्य में भी उलटफेर है, ये कहानी भी 100% सच नहीं दिखाई देती। कारण क्या है कि जब हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 1206 में पृथ्वीराज चौहान इसकी मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब मिलती है हमें, 1206 में पढ़ते हैं ना हम। खोखर जातियों से लड़ते हुए मारा जाता है। खोखर एक जाति होती है, उससे लड़ता हुए क्या हो जाता है, मारा जाता है। लेकिन ये बात तो हम 1192 की कर रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा उलटफेर लगता है। लेकिन जो भी कहानियां है मैंने आपको बता दी, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान की मौत हो जाती है। 1194 में तीसरा आक्रमण करता है गौरी, 1194 में। और यह आक्रमण जो होता है, इस युद्ध को हम बोलते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, ठीक है। चंदावर का युद्ध जो होता है वो होता है जयचंद्र से। जयचंद्र का किससे, गौरी से। जयचंद्र का गौरी से। देखो यहां पर एक लव स्टोरी है। जयचंद्र की आपसी रंजिश पृथ्वीराज चौहान से थी। इसका सबसे बड़ा कारण था जो जयचंद्र की बेटी थी संयोगिता, वो पृथ्वीराज चौहान के प्यार में पागल थी। और भारत शुरू से ही किंवदंतियों पे इतना भरोसा करता है, ये सारी चीजें इतनी फेमस नहीं हो पाती जितना ज्यादा तूल ऐसी कहानियां पकड़ जाती है। तो ऐसी कहानी बड़ी प्रसिद्ध हो जाती है, जबकि हिस्टोरिकल फैक्ट उनमें खास नहीं रहते। मैंने अलाउद्दीन वाली वीडियो में भी आपको बताने की कोशिश करी कि अलाउद्दीन और पद्मावती को इतना डिटेल में दिखाया जाता है, जबकि अगर आप अच्छे एग्जाम्स में ऐसी चीजें लिखेंगे तो जो चेक करने वाला है लतियाएगा आपको, ढूंढेगा कि है कहां लेके, और बांस बल्ली से मारेगा आपको बुरी तरह। लेकिन भारत है शुरू से ही कहानियों पे, रोमांस पे बड़ा बिलीव करता है, तथ्यों पे बिलीव नहीं करता। तो कहानी मिलती है कि जो जयचंद्र की बेटी थी संयोगिता, वो अटूट प्रेम करने लगती है पृथ्वीराज चौहान से। ये बात पता चलती है जयचंद्र को। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली को लेके बड़ा आपसी रंजिश चल रही होती है, तो वो आपस में दुश्मन बन जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान बोलता है दिल्ली पे मेरा हक है, जयचंद्र बोलता है दिल्ली पे मेरा हक है। इन दोनों में लड़ाई चल रही होती है। एक तो इनमें लड़ाई चल रही है, ऊपर से जयचंद्र की बेटी जाके पसंद कर लेती है पृथ्वीराज चौहान को। ये बात जब जयचंद्र को पता चलती है कि मेरी बेटी पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती है, तो हमने आम घरों में भी आपने देखा होगा, जब माँ बाप को पता चलता है ना किसी से कुछ चल रहा है तो फटाफट क्या सोचते हैं, 2 मिनट में इसकी क्या कर दी जाए, शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी हो सकता है किसी और से। लेकिन वो तो रानी वही, जयचंद्र राजा, उसकी बेटी रानी, उसकी तो तुम एकदम से शादी नहीं कर सकते। तो उसके लिए रचाया गया स्वयंवर। स्वयं खुद वर, मैं खुद अपना वर चुनूंगी। और स्वयंवर में आसपास के सारे राजाओं को बुलाया गया। जयचंद्र ने सारे राजाओं को बुलाया स्वयंवर में, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और तो और पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाई, और जो स्वयंवर का एंट्री गेट था वहां पर मूर्ति रख दी, जहां पर सारे राजा अपने जूते चप्पल उतार रहे थे। पृथ्वीराज चौहान को एक क्लियर संदेश देने के लिए कि देख, तेरे लिए मेरी नजरों में तेरी क्या पोजीशन है, कि तू एज अ गेट कीपर है मेरे लिए। अब जब स्वयंवर रचाया जाता है तो सारे राजा आते हैं,
और बुलाया जाता है इनको, संयोगिता जी को, कि देखो कोई राजा पसंद आए तो शादी करो, अपना वरमाला डालो और उसको अपना वर चुनो। देखती है जगह जगह संयोगिता, कोई भी पसंद, हमें किसी को देखते हैं, किसी का पेट निकल रहा है, किसी का 16 इंच का बाइसेप नहीं है, कोई पढ़ा नहीं है, कोई 8वीं फेल, कोई 12वीं फेल, कोई सुंदर नहीं है, किसी की टंगड़िया टेढ़ी है, किसी की आंख कुछ है, किसी की नाक कुछ है, सब में कमी निकाल देती है। जब सब में कमी निकाल देती हैं तो फिर उसके बाद किसी को पसंद ही नहीं आता कोई भाई। धीरे 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 माला लेके संयोगिता जी बढ़ती है गेट की तरफ, और मैंने तुम्हें बताया गेट पे जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाता है और उस मूर्ति को माला पहरा देती है। इससे जयचंद्र का अपमान होता है। एक तो मोहम्मद गौर जो ये पृथ्वीराज चौहान है वो जयचंद्र का दुश्मन बन चुका है, दूसरा स्वयंवर में तुमने जितने भी राजा बुलाए उनके सामने तुमने राजाओं की बेइज्जती कर दी कि भाई तुमने राजाओं को बुलाया कि आओ तुमसे शादी करेगी मेरी बेटी, और तुम्हारी बेटी शादी कर रही है भाई मूर्ति से। और इसी बीच संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को और बता दिया था कि मेरे पिताजी मेरा स्वयंवर करा रहे हैं किसी और से, और हम किसी और के साथ नहीं रहेंगे, हमने कसम खाई है हम जीवन बिताएंगे तो सिर्फ तुम्हारे साथ बिताएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान बलपूर्वक अपनी आर्मी लेके आता है और स्वयंवर के बीच में से संयोगिता को घोड़े पे बिठा के ले जाता है। जैसे आजकल की मूवियों में होता है ना, आजकल की पुरानी मूवियों में होता है, हीरोइन की शादी कहीं और करा दे रहे हैं, चुपचाप चुपचाप हीरो आता है बुलेट लेके और सीधा बहू को बिठाता है बुलेट पे और लेके भाग जाता है। सेम पृथ्वीराज चौहान ने किया था। इससे जयचंद्र का बहुत ज्यादा अपमान होता है और कहा जाता है कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी की 1192 में तराइन के युद्ध में मदद करी थी, पृथ्वीराज चौहान को हराने में और मोहम्मद गौरी को जिताने में। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब 1206 में जब इसकी मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती तो इसके 3 गुलाम थे बड़े मुख्य, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक कुवाजा और तीसरा यालदूज। तो जो सबसे प्रमुख इसका गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो इसके मोहम्मद गौरी के द्वारा जीते गए जो एरिया थे उन पे आके कब्जा कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में, और वहीं से इन मुसलमानों में सबसे पहले वंश बनाने की नीति शुरू हो जाती है। इससे पहले देखो मोहम्मद बिन कासिम आया, भारत में अपना वंश बना के नहीं गया। उसके बाद गजनी आया, वो भी लूट लाट के चला गया। गौरी 3 बार, 50 बार, नॉट इवन 3 बार, कई बार वो भारत आया, कभी भी वो भारत में बसा नहीं आके। लेकिन उसके बाद जो गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भारत में आके बस गया और उसने सबसे पहले एक वंश की स्थापना करी जो था गुलाम वंश। और उसका नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया? क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा? हमने इधर अरबों से आक्रमण पढ़ा और इधर तुर्क से 2 आक्रमण हमने पढ़े, गजनी और मोहम्मद गौरी। इधर से हमने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम में हमें सिर्फ याद रखना उसने सिंध मुल्तान को जीता, अलमंसूरी राजधानी बनाई, जजिया कर लगाया, विष्णु मंदिर तुड़वाया। उसके बारे में इतनी याद है, हमें बस बात याद रखनी है। गजनी में हमें याद रखना है 1001 से 1027 तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण करे। 1025 का जो सबसे फेमस हुआ सोमनाथ की लूट हुई। उसके बाद मोहम्मद गौरी में बेसिकली हमें याद रखना है क्या? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का तीसरा युद्ध। चंदावर के पहले युद्ध में उसने किसको मार दिया? जयचंद्र को। और पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले युद्ध में जीते और तराइन के दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारे। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुलाम वंश से पूरी दिल्ली सल्तनत शुरू करते हैं और होपफुली आपको ये सारे लेक्चर समझ आए होंगे। अच्छे से लिखते रहना। जब हम क्या कहते हैं थोड़ी सी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कि कैसे इंडियन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना और अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।